नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। में राज्य कर्मियों को हेमंत सरकार का तोहफा मिलेगा 60 लाख तक का होम लोन। हेमंत सरकार सरकारी कर्मियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। ऐसी जानकारी सूत्रों के मुताबिक मिल रही है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हेमंत सोरेन की सरकार 60 लाख तक का होम लोन दे सकती है। दरअसल आज कैबिनेट की बैठक होनी है। यह नए साल की दूसरी बैठक होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए होम लोन की अधिकतम सीमा 60 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर मोहर लगने की संभावना है, जो कि अब तक 30 लाख रुपए मिलता है। यह प्रस्ताव वित्त विभाग का है। बता दें कि इस प्रस्ताव को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। कमेटी ने लोन की राशि को बढ़ाकर 60 लाख रुपए तक करने की अनुशंसा की थी, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही विद्यालयों को अपग्रेडेशन करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है। बैठक में 140 मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव लाया गया है। बैठक में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित नियोजनालय की संरचना में बदलाव के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। राज्य के विभिन्न जिलों में अभी कुल 49 चल रहे हैं, जिन्हें मर्ज कर 31 किया जाएगा। मर्ज के साथ नियोजनालय के संचालन के लिए पदों की संरचना में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। नियोजनालय के संचालन के लिए वर्तमान में स्वीकृत कुल 428 पदों को घटाकर 368 किया जाएगा। अब बिजली चोरी करने वालों की खैर नहीं। विभाग ने झारखंड के इस शहर में की तबाड़तोड़ कार्रवाई, वसूले 17 लाख रुपए। बिजली चोरी करने वाले व बिजली के बकायेदारों के खिलाफ मंगलवार को जमशेदपुर सर्किल क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाएगा। यह अभियान जमशेदपुर सर्किल के 4 विद्युत डिवीजन में जमशेदपुर के विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार के आदेश में चलाया गया है। जानकारी देते हुए विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने बताया कि जमशेदपुर सर्किल में कुल 531 घरों में छापेमारी की गई, जिसमें से 71 लोगों पर विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराया गया है, जबकि इन लोगों से 17 लाख रुपए की जुर्माना वसूली गई है। कोल्हन विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती, भरे जाएंगे सहायक प्राध्यापकों के 675 पद। कोल्हन विश्वविद्यालय में दर्शकों से खाली पदों पर जल्द भर्ती होगी। ये पद शिक्षकों के हैं। शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है। इस बीच कोल्हन विश्वविद्यालय ने कार्मिक विभाग को आरक्षण रोस्टर तैयार कर भेजने की तैयारी कर ली है। इस नियुक्ति प्रक्रिया से कोल्हन विश्वविद्यालय में 1 दशक से भी ज्यादा समय से रिक्त पड़े सहायक प्राध्यापकों के 675 पद भरे जाएंगे। ये पद कोल्हन विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही खाली हैं। सरकार की ओर से कोल्हन विश्वविद्यालय की इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। विश्वविद्यालय के मुख्यालय और अंगीभूत कॉलेज में सहायक प्राध्यापकों की इस नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है। इस प्रक्रिया के पूरी होते ही शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। पिछले दिनों जेआरएफ पास अभ्यर्थियों को शिक्षकों के अभाव में शोध निदेशक नहीं मिलने के कारण शिक्षकों की कमी का मुद्दा राज्य भर में गरमाया था। इसके बाद नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया तेज की गई थी। शख्स को घर में घुसकर मारी गोली, 20 मिनट के अंदर एक अपराधी गिरफ्तार। पलामू में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि एक शख्स को घर में घुसकर गोली मार दी। मामला हुसैनाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात अपराधी गौतम सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर में घुसे और उन्हें गोली मार दी। गोली लगते ही गौतम वहीं गिर गया। इधर अपराधी भाग निकले। अपराधियों ने गौतम पर फायरिंग क्यों की, यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर गोली लगने से घायल गौतम को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फायरिंग की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक 2 लोग गौतम से मिलने उसके घर गए थे। इसी बीच उन्होंने फायरिंग कर दी और छत से कूदकर भाग गए। इधर पुलिस ने 20 मिनट के भीतर एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त देसी बंदूक भी बरामद किया गया है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने इसकी पुष्टि की है। वहीं उन्होंने बताया कि दूसरे अपराधी की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि घटना को आपसी विवाद में अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी है। रांची हिंसा केस में 14 नए लोगों पर नामजद एफआईआर। रांची हिंसा मामले में दिल्ली मार्केट पुलिस ने प्राथमिकी में 14 नए लोगों को अलग से जोड़कर अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों की जांच की गई है। इनके खिलाफ मिले सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी की भी जांच की गई है। जांच के क्रम में सभी अभियुक्तों के 10 जून 2022 की हिंसा में शामिल होने की बात सही पाई गई है। इसके बाद पुलिस की ओर से 3 बार इनको नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद पुलिस की टीम ने
ने सभी लोगों के घर पर छापेमारी की तो सभी आरोपी फरार मिले। बता दें कि 10 जून 2022 को मेन रोड में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। इस दौरान फायरिंग में 2 युवक की मौत हो गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। मामले में डेली मार्केट, हिंदी पीढ़ी और लोअर बाजार थाने में 43 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। 36 लोग को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में पहले से 22 नामजद, 10,000 अज्ञात अभियुक्त बनाए गए थे। इसी में 14 नए लोगों को अलग से जोड़ा गया है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, कहा वर्ष 2027 तक 20 लाख गरीबों को देंगे अबुआ आवास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि वर्ष 2027 तक 20 लाख लोगों को अबुआ आवास मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 30 लाख आवेदन आए थे। स्क्रूटनी के बाद 20 लाख सही पाए गए हैं। इन सबको आवास दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें खूंटी के तोरपा स्थित NHPC ग्राउंड में अबुआ आवास योजना के तहत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने इस मौके पर अबुआ आवास के लाभुक को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। लाभुकों के बीच आवास निर्माण के प्रथम किस्त की राशि भी ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार अबुआ आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपए दे रही है। उन्होंने कहा कि खूंटी और सिमडेगा के लाभुक अब अबुआ आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। खूंटी और सिमडेगा में करीब 75,000 अबुआ आवास का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब राज्य सरकार अपने दम पर राज्य के लोगों को अबुआ आवास दे रही है। खूंटी के लोगों के लिए अबुआ आवास योजना का शुभारंभ हो रहा है। कार्यक्रम को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में सीएम के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में चली आ रही संख्या की बाध्यता को समाप्त कर सभी का पेंशन सुनिश्चित किया गया है। अब ST, SC और सभी वर्ग की महिलाओं को पेंशन की उम्र सीमा को घटाकर 50 वर्ष किया जा रहा है। जल्द इसको लागू करने की दिशा में सरकार काम करेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। भाजपा संगठन में निष्क्रिय जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। प्रदेश भाजपा कमेटी की घोषणा के बाद अब जिला संगठनों में फेरबदल की कवायद चल रही है। भाजपा के 28 संगठनात्मक जिलों में 1-2 जिला अध्यक्ष के नाम को लेकर खींचतान है। इन जिलों में सांसद विधायक ने अपने चाहते को जिला अध्यक्ष बनाने को लेकर संगठन से आग्रह किया है। प्रदेश संगठन की ओर से आम सहमति बनाकर जिला अध्यक्ष के नाम तय किए जाते हैं। इसमें जिलों के सांसद विधायकों से भी राय ली जाती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मिशन 2024 को लेकर जिला संगठन में बड़े फेरबदल करने की तैयारी की गई है। संगठनात्मक कार्यक्रमों में निष्क्रिय रहे जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। इनकी जगह नए लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी। प्रदेश में आधे से अधिक संगठनात्मक जिलों में जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी है। इधर 7 मोर्चा में से महिला व अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष का बदलना तय बताया जा रहा है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती खुजूर को प्रदेश संगठन में स्थान देकर उन्हें उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में नई महिला अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में उन्हें मोर्चा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाएगा। युवा मोर्चा व अल्पसंख्यक मोर्चा में भी अध्यक्ष बदलने की चर्चा है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलई तिवारी हैं। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा में अनवर हयात फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। देवघर एम्स के नए भवन में OPD सेवा चालू। अब एक दिन में 1200 मरीजों का होगा इलाज। देवघर एम्स परिसर में बनी नई बिल्डिंग D ब्लॉक में OPD सेवा शिफ्ट कर दी गई है। D ब्लॉक में सभी प्रकार की OPD सेवाएं चालू की गई है। मरीज का रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट व टोकन देने तक की सारी प्रक्रिया नई बिल्डिंग में ही शुरू हो गई है। नई बिल्डिंग में पर्याप्त जगह होने के कारण मरीजों को काफ़ी सुविधा होगी। नए भवन में OPD सेवा शुरू होते ही देवघर एम्स में प्रतिदिन 1200 मरीजों को देखा जा रहा है। इसमें नए व फॉलोअप मरीज शामिल है। आने वाले समय में मरीजों को बढ़ाकर 3000 करने का लक्ष्य है। पिछले दिनों गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की उपस्थिति में हुई एम्स प्रबंधक की बैठक में नई बिल्डिंग OPD सेवा चालू करने का निर्णय लिया गया था। देवघर एम्स का OPD बिल्डिंग आयुष भवन में संचालित होने से मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण मरीजों के परिजनों को गेट के बाहर रहना पड़ता था। इस दौरान बारिश व गर्मी के दिनों में मरीजों के परिजनों को काफी परेशानी होती थी। अब नई बिल्डिंग में OPD सेवा शुरू होने से यह समस्याएं खत्म हो गई है। नई बिल्डिंग में मरीजों के साथ साथ परिजनों के भी बैठने की पर्याप्त सुविधा है। यहाँ शौचालय व वॉशरूम की भी सुविधा है।
संथाल परगना के लिए खुशखबरी, जल्द ही गोड्डा से मुंबई के लिए खुलेगी ट्रेन। फटाफट 4 ट्रेन की मिली सौगात। गोड्डा सांसद के पहल पर गोड्डा को एक और नई ट्रेन मिली है। इस बार गोड्डा सीधे तौर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ जाएगा। कारण कि भागलपुर से खुलने वाली लोकमान्य तिलक गोड्डा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22,311 अब आने वाले दिनों में गोड्डा से खुलेगी। ट्रेन को रविवार के सुबह 5:30 बजे से खोली जाएगी। यह ट्रेन भागलपुर से दिन के 8:55 में मुंबई के लिए रवाना होगी। ट्रेन सोमवार की शाम 5:50 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंच जाएगी। भागलपुर से इस ट्रेन का नियमित रूट पर परिचालन किया जाएगा। केवल रविवार को यह ट्रेन यहां से चलेगी। इस ट्रेन के खुलने से संथाल के प्रवासी मजदूरों को फायदा पहुंचेगा। कारण कि बड़ी संख्या में संथाल परगना से प्रवासी मजदूर मुंबई व पुणे काम करने के लिए जाते हैं। ऐसे में यह ट्रेन इस क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को राहत पहुँचाने का काम करेगा। पहले इस ट्रेन को भागलपुर से मजदूर पकड़ते थे, अब गोड्डा व हंसडीहा में प्रवासी मजदूर इस ट्रेन को पकड़ सकेंगे। यह नए साल में जिले वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। फरवरी महीने में सभी ट्रेनों का परिचालन उद्घाटन के बाद कर दिया जाएगा। लड़के के साथ देख भड़का पिता, बेटी को दे दी खौफनाक मौत। गिरिडीह जिले के बरकट्टा ओपी इलाके में एक पिता ने बेटी की निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस ने मामले को सुलझा लिया है। हत्या में शामिल छात्रा के दादा, पापा और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत बरकट्टा ओपी प्रभारी सुमंत प्रसाद ने बताया कि तीनों आरोपियों ने हत्या करने के बाद शव को छिपाने की नीयत से जमीन में दफनाने की बात स्वीकार की है। 20 जनवरी को चारवाहों ने मानव खोपड़ी, हड्डियां, बाल और कपड़े देखे थे। पुलिस की जांच के बाद यह बात सामने आई कि यह 25 दिनों से लापता छात्रा के शव के अवशेष हैं। प्रभारी सुमंत प्रसाद ने कहा कि जांच के क्रम में मामला ऑनर किलिंग का लगा है। प्रारंभिक जांच में ही युवती के दादा परमानंद राय, पिता दिलीप राय उर्फ पिंटू, चाचा सियाराम राय ने युवती की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। बताया गया कि लड़की किसी लड़के से प्रेम करती थी और वह फोन पर बात भी करती थी, जिससे पूरे परिवार वाले नाराज थे। मना करने के बावजूद लड़की अपने प्रेमी से बातचीत करती थी, इसलिए परिजनों ने लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि लड़की का अफेयर किसके साथ था या किसी को नहीं पता है, लेकिन एक बार लड़की के पिता ने बेटी को उस लड़के के साथ देखा था। झारखंड के तसर की चमक से इस बार कर्तव्य पर चमकेगी झांकी। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में झारखंड समेत 16 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का चयन हुआ है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए झारखंड ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस वर्ष झारखंड की झांकी में दुमका में उत्पादित विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले सिल्क के उत्पादन से संबंधित झांकी प्रदर्शित की जाएगी। कर्तव्य पथ पर झारखंड की झांकी में राज्य में होने वाले तसर उत्पादन को दर्शाया जाएगा। बता दें कि इस बार की झांकी का थीम है झारखंड का तसर। मंगलवार को सभी झांकियों का रिहर्सल हुआ। झारखंड की झांकी बेहद ही आकर्षक है। इसे सोहराय और कोहबर पेंटिंग से सजाया गया है। झांकी में झारखंड की जनजातीय शक्ति के बारे में दर्शाया जाएगा। इस बार झारखंड की झांकी का प्रारूप राज्य में तसर उत्पादन है। बता दें कि झारखंड तसर उत्पादन में अग्रणी राज्य है। पूरे देश की 62% तसर का उत्पादन झारखंड में होता है। यहाँ का मयूरक्षी ब्रांड पूरे विश्व में विख्यात है। विश्व के कई देशों में यहाँ का तसर सिल्क निर्यात होता है। राज्य में जनजातीय समुदाय के लगभग 1,50,000 लोग तसर से अपनी आजीविका चलाते हैं। इस रोजगार में अधिकांश जनजातीय महिलाएं शामिल है। 20,500 मीट्रिक टन का तसर उत्पादन होता है। बोकारो के इस गांव में घुसा 36 हाथियों का झुंड, घरों को तोड़ा, फसलों को रौंदा, कई क्विंटल अनाज कर गए चट। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत लुगु पहाड़ क्षेत्र में एक बार फिर हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया है। इस बार झुंड में 36 हाथियां हैं, जिसमें से 6 से 7 बच्चे हैं। मंगलवार की मध्य रात्रि बाद करीब 1 बजे हाथियों के झुंड ने ललपनिया पंचायत के नया बस्ती खीरा बेड़ा में तांडव मचाना शुरू कर दिया। हाथियों ने गाँव में 3 आदिवासियों के घरों को तोड़ दिया और करीब 12 क्विंटल चावल, धान, महुआ, मकई चट कर गए। इतना ही नहीं, बारियों में लगी सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। राजभवन ने विश्वविद्यालय की छुट्टियों में 6 दिनों की कटौती की है। राजभवन ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के लिए वर्ष 2024 का यूनिफॉर्म कैलेंडर जारी कर दिया है। राजभवन ने इस कैलेंडर में विंटर वेकेशन के लिए दी जाने वाली छुट्टियों को खत्म कर दिया है। पहले विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024 में 78 दिन की छुट्टी का कैलेंडर तैयार किया था। राजभवन ने इसे घटाकर 72 दिनों का कर दिया गया है। पहले 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक सभी विश्वविद्यालय बंद रहते थे। अब सिर्फ क्रिसमस पर 25 दिसंबर को छुट्टी दी जाएगी। जनवरी महीने में विश्वविद्यालय में 6 दिन की छुट्टी हो सकती है। इसमें से 2 रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी शामिल है। फरवरी में 5 दिन की छुट्टी होगी। बसंत पंचमी के लिए केवल 2 दिन की छुट्टी होगी। इसके अलावा रविदास जयंती पर 1 दिन और 2 दिन रिस्ट्रिक्टेड छुट्टी है। मार्च में
झारखंड में कब से कब तक हो सकता है लोकसभा चुनाव, आयोग ने दिया दिशा निर्देश। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अलग अलग चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच हो सकता है। भारत के चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को वर्ष 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आम चुनाव 2024 की तैयारियां करने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि गत आम चुनाव के दौरान मतदान की तिथियों का आधार बनाकर ही इस बार तिथियों का निर्धारण किया जाएगा। मालूम हो कि गत लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान संपन्न कराया गया था। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग से मिले निर्देशों के मुताबिक इस बार भी राज्य में 7 चरणों में चुनाव की संभावना है। मतदान की तिथियों का निर्धारण भी गत चुनाव की तिथियों के आसपास ही होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मालूम हो कि आयोग द्वारा आम चुनाव की तैयारी में विभिन्न गतिविधियों के साथ साथ प्रत्येक गतिविधियों को शुरू करने और पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जाती है। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मुताबिक चुनाव की तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही तैयारियों की नियमित रूप से रिपोर्टिंग की जा रही है। डुमरी, घाघरा, कामडारा, बसिया व रायडीह में हुए अनाज घोटाले की अब तक नहीं हुई जांच। गुमला जिले में सैकड़ों क्विंटल अनाज का घोटाला हुआ है। यह मामला 3 महीने पहले उजागर हुआ था। इसके बाद खाना पूर्ति के लिए सिर्फ गुमला प्रखंड में इसकी जांच हुई है। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई व गोदाम से कुछ लोगों को हटा दिया गया। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। डुमरी, घाघरा, कामडारा, बसिया, रायडीह में हुए अनाज घोटाले की जाँच नहीं हुई और न ही SGM के कार्यों की समीक्षा की गई। इसका नतीजा यह है कि अनाज घोटाले करने वाले अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी गरीबों के अनाजों पर डाका डाला जा रहा है। अनाज के घोटालेबाजों ने कोरोना काल का भी अनाज बेचकर खा गए थे। गरीब तक अनाज पहुंचा ही नहीं और घोटालेबाज गरीबों का हक मार लिए। इसके बाद ही लगातार अनाज का घोटाला होता रहा। गुमला प्रशासन से गरीब लाभुक शिकायत भी किए थे, परंतु दोषी लोगों को बचाने के चक्कर में कुछ डीलरों को बलि का बकरा बना दिया गया। बता दें कि अगर डीलर कम अनाज देते हैं तो इसके पीछे सरकारी कार्यालयों में बैठे कुछ सरकारी मुलाजिम हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, अगले 7 दिन झारखंड के लिए कष्टकारी साबित होंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड में आने वाला 7 दिन कष्टकारी होने वाला है। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। दरअसल निशिकांत दुबे ने यह बयान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस दौरान वे बाबा धाम मंदिर को सजवाना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने देवघर SDO से बात भी किया था। निशिकांत दुबे ने देवघर SDO से मंदिर परिसर को सजवाने का आग्रह किया था। इस पर SDO ने कहा कि मंदिर सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के अंतर्गत आता है। उस ट्रस्ट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और मैं ट्रस्टी हूँ। ऐसे में मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के कार्य के लिए ट्रस्ट की सहमति जरूरी है। निशिकांत दुबे ने SDO से कहा कि मंदिर को फूलों से सजवाना संभव नहीं है तो कम से कम लाइट्स की मदद से सजाया जा सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ट्रस्ट ऐसा नहीं करता तो मैं मंदिर को सजवा दूंगा। इसके बावजूद भी उनकी बात नहीं मानी गई। मंदिर के न सजाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि मंदिर का राजनीतिकरण करने वाले का सर्वनाश निश्चित है। निशिकांत ने इस पर कहा कि आने वाले 7 दिन झारखंड के लिए कष्टकारी होने वाले हैं। हटिया लोधमा पिस्का रेल लाइन के रहितों को होगा मुआवजा भुगतान, लगेगा शिविर। हटिया लिंक लाइन लोधमा पिस्का बाईपास प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस प्रोजेक्ट के प्रभावित रहितों को अब मुआवजा का भुगतान शुरू किया जाएगा। इसके लिए 29 से 31 जनवरी तक जिला प्रशासन की ओर से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में रहितों के मुआवजा भुगतान की सभी जानकारी दी जाएगी। शिविर के लिए कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। लोधमा पिस्का रेल लिंक लाइन राउरकेला से टोरी को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। रांची और हटिया स्टेशन से गुजरने वाली मालगाड़ियां इसी लिंक लाइन से होकर निकल जाएगी। इससे रांची और हटिया स्टेशन से मौजूद समय की तुलना में अधिक पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का सुगमता से परिचालन किया जा सकेगा। लोधमा पिस्का लिंक लाइन रांची को देश के उत्तरी और दक्षिणी भागों की रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने में काफ़ी मददगार साबित होगी। इससे यात्रियों का सफर आसान होगा और उनकी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, साथ ही समय की भी बचत होगी। रांची समेत इन इलाकों में आज बारिश का असर। 25 जनवरी के बाद ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। इस कारण राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भागों में बुधवार को कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बादल छाए रह सकते हैं। गुरुवार से मौसम साफ रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में बादल और हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी में भी बुधवार को हल्की बारिश हो
सकती है। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। बादल के कारण न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। बादल छंटने के बाद से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र का पूर्व अनुमान है कि राजधानी रांची का पारा बादल छंटने के बाद 25 जनवरी के बाद 2-3 दिनों के लिए 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।